Hi. Your past is a place to learn and grow, not a place to live. Today is 29th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Day 363, 2 more days to go. So, Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Indira Gandhi Memorial Tulip Garden is located in Srinagar. Nutmeg's Curse, Parables for a Planet in Crisis is authored by Mr. Amitav Ghosh. बैटल ऑफ हाइफा ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने फॉट किया था इजराइल में. मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता है स्वच्छ भारत मिशन रूरल प्रोग्राम. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी सिचुएटेड है पुणे में. आज के सवाल हैं, विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल कर्मा डांस? What is the name of the annual military exercise between India and Kyrgyzstan? Which organization publishes the Democracy Index report? Which union ministry is associated with implementing the Insolvency and Bankruptcy Code? सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है. ये किस राज्य में कंस्ट्रक्शन हो रहा है? ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है डिपोर्टेशन. डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन. जैसे जूलियस असांज को डिपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम दिस यूके टू यूएसए, सो दैट इज निर्वासन. द एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री, एक्सपल्शन, बैनिशमेंट. फास्टिडियस का मतलब होता है जो बहुत पंक्चुअल है, मेहनती है, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल. एक्यूरेसी एंड डिटेल. रिबफ. रिबफ मतलब रिजेक्ट करना समथिंग और समवन इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर. रिजेक्ट, टर्न डाउन, स्पर्ड. इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष, अफ्रंटरी, एंगर, अनोयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट. डिफाइड मतलब होता है अवहेलना करना, ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे. सो दीज आर 5 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं 2 more vaccination. This is about COVID data. Audit है, FCRA, NGOs के बारे में जानेंगे, एक सवाल तैयार करेंगे. सेबी ग्लोबल केसेस हिट पीक, येलो अलर्ट दिल्ली में. Then this is pandemic and education falling short. ट्रेड डिफेंस, एंटी डंपिंग ड्यूटी. देन दीज आर सर्टेन हेडलाइंस और ये बात है बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का. विल प्रिपेयर 1 क्वेश्चन. दिस इज जीआई टैग, आरबीआई, जीडीपी नंबर और ये बड़ा अच्छा इंफोग्राफिक आ जाया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का. सो विल हैव अ लुक. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, Delhi edition, December 29th. सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है अबाउट कोविड वैक्सीनेशन. 2 और वैक्सीनेशन को, 2 more वैक्सीनेशन को और एक ड्रग को भी अप्रूवल मिला है टू जॉइन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड. तो इन वैक्सीनेशन के नाम याद होने चाहिए. कोर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, ये दोनों वैक्सीनेशन है और मोलनूपिराविर ये ड्रग का नाम है. तो ये 2 नई वैक्सीनेशन अप्रूवल मिला है और दिस इज द नेम ऑफ ड्रग. ये तीनों को ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल मिला है. बाकी ये रेगुलर टॉक्स है. इंडिया ने अप्रूव किया दोनों वैक्सीनेशन को. ये जो ड्रग है, ड्रग मतलब दवाई की तरह, ये एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है मोलनूपिराविर. ये इमरजेंसी यूज के लिए, ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल मिला है. फिलहाल के लिए वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कौन सी है? एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सिन और स्पुतनिक 5. अब ये जो नई वैक्सीनेशन है कोर्बेवैक्स, ये बनाया है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई. ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीनेशन है. कोवोवैक्स जो दूसरी वैक्सीनेशन है ये मैन्युफैक्चर करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे. ये नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीनेशन है. जो कोर्बेवैक्स है ये को डेवलप किया है बायोलॉजिकल ई और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन यूएसए ने, यूएस कंपनी इसके कोलैबोरेशन में. जो सेकेंड वैक्सीनेशन है वो प्रोड्यूस कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो जैसे ऑक्सफोर्ड जेनेका था उसका भी प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था और कोविशील्ड के नाम से उसको रीब्रांड किया था. तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी होगी. ये जो वैक्सीनेशन एक्चुअली अप्रूव्ड है WHO से भी इमरजेंसी यूज़ में
कोवोवैक्स इनिशिएटिव है, जो कोवैक्स इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर वर्ल्ड में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो केपेबल नहीं है वैक्सीनेशन के एक्वायर करने के लिए, वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट के लिए, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल, तो इस कोवैक्स इनिशिएटिव के थ्रू हम वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज कोविड-19 की फाइट में हर किसी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। एटलीस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड को वैक्सीनेशन करना प्रायोरिटी है। तो बात यह है कि ये वैक्सीनेशन हम कोवैक्स इनिशिएटिव में भी अवेलेबल कराएंगे। बाकी ये ड्रग का नाम है, ड्रग मतलब दिस इज़ लाइक टैबलेट, मोलनुपिराविर, ये भी अप्रूवल दे दिया है यूएस एफडीए ने। इंडिया में भी इसको अप्रूवल मिल जाएगा। एक पैक्सलोविड है फाइजर का भी, तो ये टैबलेट्स भी होगी। टैबलेट्स का अपना अलग यूटिलिटी होता है, बिकॉज वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी भी आ रही है। टैबलेट का स्टोरेज इजी होगा, टैबलेट का एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी होगा। तो ये जो एंटी वायरल ड्रग है, ये भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन जैसे केसेस को कम करने पर सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकती है, तो ये एक विक्ट्री है। सो दैट इज़ वाई ये कुछ नई ड्रग्स, इस ड्रग को और ये 2 वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिला है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है और वैक्सीन रूमर मॉन्गरिंग एट्सेट्रा में भी नहीं जाना है। हमें बस ये पता होना चाहिए नाम क्या है वैक्सीनेशन का या फिर ड्रग का, दैट्स ऑल। सो दिस इज़ देयर। बाकी डॉक्टर सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं होगा अगर 60+ वाले लोगों को प्रिकॉशनरी एक और 3rd डोज वैक्सीनेशन के लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज ये लिखा गया था कि 60+ है विद कोमॉर्बिडिटी, तो कोमॉर्बिडिटी के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर का। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, 60+ वाले भी यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। बाकी जो 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको जनवरी 3 से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। और 10 जनवरी से बाकी लोगों का जो फ्रंटलाइन स्टाफ है और 60+ है उनको भी वैक्सीनेशन का 3rd डोज दिया जाएगा। इसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है। सो दिस इज देयर। अब ये टॉपिक है ऑडिट इरेगुलरिटीज लेड टू FCRA डिनायल सेज ऑफिशियल। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का वर्क होता है बहुत सारा, वेलफेयर देना, गवर्नेंस देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक दैट, बी इट एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे दीज एप्लीकेशंस है, एरियाज है। अब एनजीओ जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट नहीं होते हैं, बट ये गवर्नमेंट जो इन वर्क करना चाहिए तो एनजीओ उन सभी वर्क को करते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओ होंगे जो एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशन के बजाय के साथ साथ से विमेन एम्पावरमेंट में वर्क कर रहे हैं या फिर क्लीनलीनेस में कर रहे हैं। एंडलेस यूज केसेस हैं एनजीओज के। तो ये जो एनजीओ वर्ड है ये हमारे सिलेबस में भी है, FCRA भी हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो एनजीओज होते हैं अक्सर ये नॉन प्रॉफिट होते हैं। तो एनजीओ का जो वर्क चलता है वो चलता है प्राइमरली बाय डोनेशन से। अब ये डोनेशन अगर फॉरेन से आ रहा है तो मैनी अ टाइम्स ये देखा गया कि अगर डोनेशन फॉरेन से आ रहा है तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। सो दैट इज़ वाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है उस पे गवर्नमेंट एक नज़र रखने की कोशिश करती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इशू बनाया कि ये जैसे एनजीओ है, चैरिटी है, ये नोबल लॉरेट मदर टेरेसा जी ने 1950 में बनाया था। इसमें कुछ ऑडिट इरेगुलरिटी आई तो फॉर टाइम बिंग इसका जो फंड्स वगैरह है उसको स्टॉप करने की बात है। सर्विस इज ऑन। अब ये जो एनजीओज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, बिकॉज ये एनजीओ बहुत सारे चैरिटी वर्क भी करते हैं। जैसे ये मिशनरीज है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैंडलिंग ओवर फूड एट इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता। कोविड-19 के बैकड्रॉप में हमने देखा बहुत सारे एनजीओज, सोशल ग्रुप्स, एक्टिविस्ट वगैरह ने आगे बढ़ के गवर्नमेंट का सपोर्ट भी किया कोविड-19 पैंडेमिक की फाइट में, इस टाइप के चैरिटी वर्क किए। तो ये जो चैरिटी वर्क होते हैं दे आर वेरी वेरी एसेंशियल। दिस एनजीओ टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब बात आती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का, कि जैसे एनजीओ एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है इन सर्टेन केसेस एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, देन वहाँ पे एक रेगुलेशन चेक भी रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज कई बार एनजीओज के थ्रू मैलाफाइड इंटरेस्ट भी होते हैं,
लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। तो इसीलिए इस पे एक रेगुलेशन एंड चेक की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए दिस एफसीआरए। ये एफसीआरए हमने कुछ टाइम पहले ही आंसर राइटिंग किया है। आज हम करते हैं स्पेसिफिकली एनजीओ के बारे में। एनजीओ, तो बेसिकली एनजीओ क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनजीओ का प्रोविज़न है। जैसे आर्टिकल 19(1)(c) है, ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होता है। आर्टिकल 43 है, ये हाईलाइट करता है स्टेट हैविंग एन एंडेवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरिया। कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 28 में मेंशन है चैरिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रोविजन है अबाउट दिस एनजीओ टाइप ऑफ वर्क। अब जो एनजीओज हैं ये एंड बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत सारा वेरिड वेराइटी ऑफ वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवोकेसी, एनालिसिस, अवेयरनेस रेजिंग। जैसे एक क्राई करके एक एनजीओ है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, अवेयरनेस रेजिंग। तो ये वॉइस फॉर पीपल की तरह एक्ट करते हैं। दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। रिसर्च, एनालिसिस इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक अबाउट इश्यूज, मोबिलाइज करते हैं सिटीजन एक्शन को, कैंपेन्स रन होते हैं, लॉबिंग इवन होती है बिजनेस लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। सो दे काइंड ऑफ एक्ट लाइक अ वॉइस की तरह एक्ट करते हैं, जो लोगों के राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करने की कोशिश भी करते हैं। तो एडवोकेसी, एनालिसिस एंड अवेयरनेस रेजिंग, दे एट टाइम्स एक्ट एज अ ब्रोकरेज, इंटरमीडियरी होते हैं बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स एंड ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्पेशली जैसे डिजास्टर का टाइम था तब हमने ओडिशा साइक्लोन डिजास्टर अम्फन में भी देखा था, बहुत सारे एनजीओज ने कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़ा अच्छा काम किया। ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे एनजीओज एक्टिव है। तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में भी होता है, ह्यूमैनिटेरियन, डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग। ये एक्ट करते हैं एज अ वॉच डॉग। जैसे कुछ एनजीओज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें फ्रॉड्स होते हैं या फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन है, इसके मुद्दों पर वो एक नज़र रखते हैं। दे एक्ट एज अ वॉच डॉग। देन थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी होते हैं। कई बार गवर्नमेंट भी इनको इनवाइट करती है इनकी एक्सपर्टीज को, गुड गवर्नेंस की इनकी जो एबिलिटीज है उसको कैप करने के लिए। तो द पॉइंट इज एनजीओ जो है ये सिलेबस में भी लिखा है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल क्या होता है एनजीओ का, एनजीओ फंक्शन कैसे करते हैं, एनजीओ से रिलेटेड रेगुलेटरी लॉज क्या है और चैलेंजेस क्या आते हैं एसोसिएटेड विद द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बड़े अच्छे से ये नोट तैयार करना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एक टॉपिक प्रिपेयर होगा ना तो इससे एसोसिएटेड हम मल्टीपल टॉपिक्स को एड्रेस कर पाएंगे। एक्चुअली हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, ये काइंड ऑफ एक टैम्पलेट्स भी हम बना रहे हैं। टैम्पलेट्स, ये रेडीमेड टैम्पलेट्स आपके पास बहुत सारे रेडी होंगे। क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता एग्जाम में रिपीट होती है थीम। जब ऐसे बहुत सारे टैम्पलेट्स आपके डिफरेंट थीम पे प्रिपेयर्ड होंगे, एग्जाम टाइम पे ऑल यू हैव टू डू इज क्विकली असेंबल दोज टैम्पलेट्स, असेंबल। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी भी आएगी और स्पीड भी आएगी रियल टाइम एग्जाम में। तो दिस वी नीड टू डू। सो प्रिपेयर दिस नोट ऑन फंक्शनिंग रेगुलेटरी लॉज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एनजीओ। देन जैसे थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ इन लिम्बो ओवर रिन्यूअल, अगर रिन्यूअल नहीं होगा तो इनके पास फंड्स नहीं होंगे, फाइनेंस नहीं होंगे, तो ये काम कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना ज़रूरी है। एफसीआरए जो है, एफसीआरए में भी अभी अमेंडमेंट की बात हुई थी। बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस और प्रिकॉशनरी टेक गवर्नमेंट ने लिया है कि एनजीओज का मिसयूज़ नहीं हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है एनजीओ का एट टाइम्स मिसयूज़ होता है। So these checks are sometimes placed by the government. We should be knowing about FCRA and we should be knowing about the NGOs. So this is second topic. Global cases hit a peak. COVID-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डोंट ड्रॉप द गार्ड्स। इसका ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्विकली केसेस डबल हो रहे हैं। अब जैसे सेबी है, सेबी क्या करती है? ये वॉचडॉग है, रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल। तो सेबी टाइटन्स रूल्स ऑन यूज ऑफ आईपीओ प्रॉसी। तो अभी कल्चर भी चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किया, वो रजिस्टर हुए खुद को स्टॉक मार्केट में। तो रेगुलेटर की तरह एसबीआई, सेबी जो है वो यहाँ पे
ये यहाँ पे बात कर रहा है कि रूल्स जो होते हैं वो थोड़े टाइटन करें सो दैट स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स एंड ऑल है उनके राइट सेफगार्ड हो पाए रिलेटेड टू आईपीओ. Then boycott extends to date 12 doctors meet health minister. Minister urges them to rejoin duty. ये जो काउंसलिंग है ये भी बड़ा डिले हो रहा है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम का टाइम पे कंडक्ट कराना ज़रूरी है, टाइम पे प्रोसेस पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और रिजल्ट्स टाइम पे आने चाहिए और फिर जब ज्वाइनिंग है वो भी टाइम पे होना चाहिए. एक्चुअली गवर्नमेंट एट टाइम्स लैक्स एटीट्यूड अपनाती है. तो ये होता है कि 2019-20 जैसे यहाँ पे 2020 में इनका एग्ज़ाम हुआ, देन उसके बाद आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ रही है. तो स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है और ड्यूरिंग दिस टाइम जब हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, वी नीड टू स्पीड अप दिस प्रोसेस. जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं वो टाइम पे, फ्री एंड फेयर मैनर पे और टाइमली ज्वाइनिंग, टाइमली रिजल्ट, ये सब इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी होता है. देन दिस इज पेज नंबर 2, DDA फ्लैट्स कर्ब्स बैक है एज कोविड-19 केसेस राइज, दिल्ली इशूज येलो अलर्ट. ये येलो अलर्ट क्या है, ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पार्ट है. पिछले बार जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी तो हम तैयार नहीं थे, तो तभी हमने तैयारी कर लिया था कि केसेस जैसे ही बढ़ने लगेंगे हम ये सारे स्टेप्स लेंगे. तो दिस इज़ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो दिल्ली में हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, तो ग्रैप के थ्रू येलो अलर्ट इशू हो गया है. अब ये जो पॉइंट्स है ना, तो जैसे अक्सर केस स्टडी में आता है कि आपको क्या एक्शन लेना है एज अ डीएम, ये सारे रेडीमेड पॉइंट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आप इनको यूज़ कर सकते हो. जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्टिविटी अलाउड है. कभी भी ना नी जर्क रिएक्शन लेने से बचना चाहिए. नी जर्क मतलब आपने आउटराइट बैन लगा दिया, नो. ग्रेजुअल होता है ना, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट नहीं हो पाती. एनालिसिस करो, देन अकॉर्डिंगली ग्रेडेड रेस्पॉन्स दो कि सिचुएशन कितनी सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे. शॉप्स जो एसेंशियल आइटम्स है इसको डीलिंग नॉन एसेंशियल आइटम्स टू एडहेयर टू ऑड इवन बेसिस लगा दिया. ये भी एक आइडिया है, ऑड इवन बेसिस. देन मॉल्स परमिट होंगे, शॉप्स ओपन होगी ऑड इवन बेसिस में. रेस्टोरेंट्स वगैरह की कैपेसिटी कम कर दिया. दिल्ली मेट्रो के प्रोविजंस दिए. मैरिज गैदरिंग वगैरह में रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्यूनरल में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं. स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल को क्लोज किया गया है. तो दिस इज येलो अलर्ट, कर्ब्स आर बैक. अब चीज़ें अगर और डिफिकल्ट होगी तो फिर येलो अलर्ट से हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पॉन्स में मूव करेंगे. लेट अस सी, होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए. ओवर 400 FIR लॉन्च्ड फॉर कोविड नॉर्म वायलेशन, दिल्ली एयर क्वालिटी वेरी पुअर. तो ये ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट को टाइमली एक्शन लेना चाहिए. बिकॉज अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और जैसे 2 या 3 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं कोविड के, ओमिक्रॉन के, अगर अचानक बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रा है वो ओवरवेल्म हो जाएगा और फिर क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है और इतना ज़्यादा वायरस का स्प्रेड होगा तो देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट कि वायरस फर्दर म्यूटेट कर जाए, तो फिर और डिफिकल्टी हो सकती है. डेल्टा वेरिएंट इज ऑलरेडी आउट देयर, पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं. द पॉइंट इज वी नीड टू बी केयरफुल. होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. अ लॉन्ग रोड टू हीलिंग. देन रीस्किलिंग ज़रूरी है. द वॉच डॉग नाउ इन सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. पैंडमिक हिट में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो सी ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, NGOs हैं, इनकी भी बड़ी यूटिलिटी होती है. इनको जस्ट लाइक दैट डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए. दे आर वेरी जेन्युइन NGOs जो काम कर रहे हैं. तो लॉज एंड रेगुलेशंस भी ऐसे नहीं हो कि हम उनके वर्क में डिफ़िकल्टी क्रिएट करें. सो दिस इज़ देयर. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने बताया चैलेंजेस क्या यहाँ पे आए. डिजिटाइजेशन इज़ अ चैलेंजेस. फाइनेंस का अक्सर चैलेंज होता है, फंड फ्लो होते नहीं है, काम बहुत करना है बट उसके लिए पैसे नहीं है. वर्क फोर्स रीओरिएंटेशन इज ऑल्सो वन थिंग. रीस्किलिंग. सोशल सेक्टर अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, मतलब अब चीज़ें बदलेगी, चेंज आ रहा है यहाँ पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट. एक वेंटेज पॉइंट भी होता है, उसका मीनिंग क्या होता है बताइए. वेंटेज पॉइंट, वेंटेज पॉइंट. अभी जो देखा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. ओके. दे री इन्वेंटेड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो सी री इन्वेंशन ज़रूरी होता है. चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट.
स्टाफ भी जैसे कर रहा है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन मॉडल इन्होंने चेंज किए। ये जैसे आशा एजुकेशन टीचर है, बच्चों के साथ एंगेज हो रहे हैं एंड अवेयरनेस वर्क एंड ऑल हो रहा है। सो दे री इन्वेंटेड देमसेल्फ एजुकेशन सेक्टर। अब ये जो एडिटोरियल है वो है फॉलिंग शॉर्ट। सी, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में रूल ऑफ लॉ रहता है। रूल ऑफ लॉ, नियम कानून के हिसाब से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सोसाइटी वर्क करती है। मोबोक्रेसी है वो किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टेज में हमको अप्रूव नहीं मिलना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फॉलिंग शॉर्ट, परपेट्रेटर कौन होते हैं? जो गुनाह करते हैं। परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। Anybody who's trying to damage the social harmony, the religious harmony, peace, perpetrator of violence in the name of religion must be brought to justice. मेन स्ट्रीम पार्टीज भी कई बार क्या होता है एडवांटेज लेती हैं, बिकॉज सोसाइटी में फिशर्स हैं, पॉलिटिकली यहाँ पे मोटिवेटेड भी होते हैं। द पॉइंट इज, इसमें जो सिटीजन है, सिटीजन लेवल पे जागरूकता होना जरूरी है, सो दैट वो समझ पाए कि सी दिस इज दैट। वो गलिबल नहीं हो, वो बहकावे में नहीं है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव। इंडिया, like its neighbors in South Asia, has survived and thrived as a multicultural and multi-religious nation till date. एक है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इंडिया की हमेशा से continued हिस्ट्री रही है। कीपिंग इट दैट वे रिक्वायर विजिलेंस एंड विजन। वायलेंस जो है, वायलेंस थॉट्स में भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसमिट करता है, एक्चुअली उकसाने की कोशिश होता है। तो वी नीड अवेयरनेस। वायलेंस ओरिजिनेट्स इन थॉट, ट्रांसमिट्स इटसेल्फ थ्रू स्पीच एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एक्शन। तो दिस वी नीड टू बी केयरफुल। और इसमें सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक जो एल्डर्स है, जो टीचर्स है, एवरीबडी की, जो इवन जो नई जनरेशन आ रही है उनको भी राइट माइंडसेट से उनको चीज़ें समझाई जाए कि दिस इज़ द वे, सो दैट हम यहाँ पे ऐसे गलिबल भी नहीं हो और जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंट्री का वो मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ इज पैरामाउंट। रूल ऑफ लॉ इज पैरामाउंट। एक्सट्रीमिज्म एनी टाइप का शुड नॉट बी एनकरेज्ड। Political parties must rise above their narrow interests during the current election cycle and unite against hate. Later may be too late. This is trade defense. अब यहाँ पे बात है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंप करना क्या होता है? यहाँ से बहुत सारा सामान किसी दूसरे कंट्री में थ्रो अवे प्राइस में आपने भेज दिया, तो आपने अपना प्रोडक्ट डंप कर दिया किसी दूसरी कंट्री में। अब दूसरी कंट्री में आपने थ्रो अवे प्राइस में बहुत कम कीमत पे अपना सामान डंप कर दिया, तो वहाँ की जो लोकल प्राइस है, लोकल जो बिजनेसमैन है, लोकल प्रोडक्ट है, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए जो लोकल कंट्री है, जहाँ पे कंट्री ए डंप करने की कोशिश कर रही है, तो कंट्री बी क्या लगाएगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, डंपिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, आप 2 रुपये पर यूनिट में डंप कर दो, हम इसमें 8 रुपये का टैक्स लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये टोटल प्राइस 10 हो जाएगी, जो वेल कॉम्पिटिटिव होगी लोकल प्राइस से। सो दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। अ रिफ्लेक्सिव रिजॉर्ट टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी रिस्क स्क्यूइंग मार्केट डायनामिक्स। अब प्रॉब्लम ये आती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सेलेक्टिविज्म हो जाता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैंडेट है फ्री ट्रेड को एनकरेज करना, ट्रेड को एनकरेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ट्रेड के बैरियर्स को हटाना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी टाइप की जो चीज़ होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स आते हैं ट्रेड में, इससे एक मिसट्रस्ट भी क्रिएट होता है एट टाइम्स वर्ल्ड ट्रेड में। तो ये सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, इसने नोटिफाई किया एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 प्रोडक्ट में। और बेसिकली चाइना हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो अक्सर ऐसा डंप करता है। तो ये डंपिंग हमने एंटी डंपिंग लगाया सो दैट हम सेफगार्ड कर पाए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ्रॉम लोअर प्राइस्ड इम्पोर्ट दैट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हैज फाउंड एज बीइंग डंप्ड इन द इंडियन मार्केट। तो चाइना ने बहुत कम कीमत पे अपना सामान इंडिया में डंप कर दिया, हमें हमारे प्रोड्यूसर को सेफगार्ड करना है, तो हमने उस सामान पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी कि आप अपना सामान लाओ यहाँ पे, हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, तो सब इवन आउट हो जाएगा। ये बात पर्टिकुलरली सोलर मॉड्यूल का है, सिलिकॉन सीलेंट का है, जो सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल में लगता है। केमिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, इन सब में चाइना को एक्सपर्टीज़ है,
तो चाइना ने ये सारे प्रोडक्ट डंप अक्सर करता है, तो इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इसको देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया। चाइनीज़ प्रोडक्ट है, डीजीटीआर ने बोला कि ये डंपिंग हो रही है, लोकल प्रोड्यूसर को हार्म हो रहा है, तो दैट इज़ वाई हम एंटी डंपिंग लगाएंगे। रेमेडी जो है सैंक्शंस बाय द WTO है टू प्रोटेक्ट अ मेंबर कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंपोर्ट। तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये WTO का अप्रूवल है, केस बाय केस बेसिस में भी होता है, बट इसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है, तो दिस इज देयर। एंटी डंपिंग ड्यूटी यूज होता है कई बार ट्रेड वेपन के लिए भी। जब चीपर चाइनीज इंपोर्ट इंडिया में आता है तो हम उस पर टैक्स लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं अपने को सेफ गार्ड करने के लिए। तो इस बात पे फिर चाइना ऑब्जेक्शन उठाता है और इंडिया को वो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी इंटरनेशनल बॉडी में ड्रैग करने की कोशिश करता है, तो दिस इज देयर। फिर रिफ्लेक्सिव रिजॉर्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। डोमेस्टिक एप्लीकेंट सिग्निफिकेंटली लार्ज है, रिजाइलियंट मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो ये भी एक बात है। इसका एक और एंगल ये भी होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं बना पाते। हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना कॉस्टली क्यों होता है कि वो ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट भी नहीं कर पाता है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इसी से अभी जब गति इनिशिएटिव आया था तो हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक्स जो होता है ना, इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वन रीज़न कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करना बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आपका ऑपरेशन इतनी कॉस्टली होगा तो आपको बेचना तो प्रॉफिट पे ही है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप फिर मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आइडिया ये भी होता है कि कम कीमत पे अच्छा सामान कैसे बनाया जाए, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट फेयर वे में कैसे रिड्यूस की जाए, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो एंटी डंपिंग का मेजर तो है, बट एट टाइम्स इससे जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उधर भी इशू आता है। हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है पॉलिसी मेकर्स को कि ट्रेड डिफेंस तो रखें, बट एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, कि हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में क्यों पिटते हैं, चाइना को कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाते। कॉम्पीट नहीं कर पाते तो फिर हमें दिस सेफ्टी मेजर्स लगाने पड़ते हैं, बट द फर्स्ट थिंग इज कि हम कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं कर पाते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करने की ज़रूरत है। सो दिस इज दैट। पुट आउट द डेटा, बूस्ट द डोज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें रेगुलर टॉक है, इसमें अभी हमें नहीं जाना चाहिए डिटेल में कि वैक्सीनेशन देना है नहीं देना है, उसका डेटा है या नहीं है, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। डेटा बूस्ट द डोज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कीवर्ड जो ट्रांसपेरेंसी है ये ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। जो भी केसेस आ रहे हैं, लास्ट टाइम कोविड के केसेस आए बट उसमें ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग नहीं हुआ, तो द पॉइंट इज टेस्टिंग और जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड करना ज़रूरी हो। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में दिस इज़ नॉट द टाइम, विल सी इट लेटर। दिस इज़ पर्टिनेंट इशू ऑफ ट्रस्ट एंड द इंडियन पॉलिटिशियन। तो इधर भी पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। जो प्राइमरी चीज़ है वो ये है कि जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं इधर जो है, जो क्राइम है उसको डिकपल करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिशियंस का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको कैसे कम किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम पढ़ते हैं, जिसे अभी आधार से लिंक करके इलेक्टोरल रोल को क्लींस करने की बात है। वो बात ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में जो फंडिंग की एक इशू आती है कि इलेक्शंस आर वेरी कॉस्टली। इलेक्शंस अगर कॉस्टली होते हैं तो दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ करप्शन। सो द पॉइंट इज इलेक्शंस का कॉस्ट कैसे कम किया जाए। ये क्या इनोवेटिव तरीका अपनाए कि जो इतना महंगे इलेक्शंस होते हैं ना, इसकी कॉस्ट कम हो जाए। इलेक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर का बहुत हद तक ये जितने भी रूट कॉज सॉल्व हो जाएगा, तो जितने भी पेरिफेरल लेवल्स हैं ना वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्शन कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर्स को कम कैसे करें। आप हैं डेस्मोंड टूटू, कॉन्शियंस कीपर। आप ट्रुथ टू बी रेस्पेक्टेड, रिकॉन्सिलिएशन टू बी अटेम्प्टेड एंड जस्टिस टू बी इनॉग्रेटेड। एंटी अपार्थाइड में आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, दिस इज देयर। ह्यूमन कॉन्शियंस। वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस ओवर काबुल। काबुल में अभी सभी, अफगानिस्तान में सभी का इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। अरब जो वर्ड है, इधर भी हमने डेवलपमेंट देखे थे। अरब गल्फ में यूएसए का विड्रॉवल हो रहा है, अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गया, इवन सऊदी से भी अब पहले जैसे रिलेशन नहीं रहे यूएसए के। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी अब यूएस
गारंटी नहीं देगा। सो दे नीड टू लाइक सेफ्टी सिक्योरिटी खुद ही इंश्योर कराना पड़ेगा। और काबुल में, अफगानिस्तान में अगर इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये इनस्टेबिलिटी के जो रिपल इफेक्ट्स है ना वो अरब गल्फ कंट्रीज में भी आएंगे। सो दैट इज़ वाई ईरान इतना ज़्यादा अलर्ट हो गया है कि अफगानिस्तान में से आईएसआईएस का भी कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पे केसेस मिले। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो इसके रिपल इफेक्ट्स सारे नेबरिंग कंट्रीज में आएंगे। सो वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस। चाइना का अपना अलग एंगल है, चाइना को तो पैसे से मतलब है, तो वो यहाँ की जो रेयर अर्थ मिनरल है, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस पे फोकस कर रहा है। चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड वेरी वेरी वेल। बट द न्यू थिंग इज कि अब सऊदी और जो अरब कंट्रीज हैं इनको भी अब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है काबुल में, बिकॉज अब यूएसए वहां पर नहीं है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, स्टेट्स परफॉर्मेंस इन हेल्थ इंडिकेटर, स्टेट वाइज स्कोर है, केरला ने अच्छा किया है। कल ही हमने देखा था नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स का रिपोर्ट। सो दीज आर सर्टेन नंबर्स। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें। तो बॉर्डर रोड जैसे चार धाम में हमने देखा था, बॉर्डर में हमें क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स है वो क्विकली वहाँ पे पहुँच पाए। हमारी फौज लड़ रही है तो उसके लिए आर्टिलरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भी है बैकिंग हम टाइम बाउंड मैनर में, स्विफ्ट वे में डिलीवर कर पाए। और जो हमारा नेबर है वो जिस तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उसको भी मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्ड इंडिया फेस एडवर्सरी विद ग्रिट, तो ऐसा डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया। तो सी ये लाइन है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रा बॉर्डर एरिया में एसेंशियल है, अनसर्टेन टाइम बिकॉज है स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। चाइना का जो प्रेजेंस है ना, दिस इज रियली स्कैरी, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। एज वी मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग अवर बॉर्डर इंफ्रा, हम बोल्स्टर करें सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस मतलब चाइना का जैसे डोकलाम क्राइसिस भी हुआ, अभी गलवान भी हुआ, वो इतना अंदर कैसे आ गया हमारी टेरिटोरी में, हम उसको वॉच क्यों नहीं कर पाए। कारगिल जब केस हुआ था तो ये पाकिस्तान की आर्मी थी, ये डिस्गाइज हुई एज मुजाहिदीन और ये ऐसे करके इंडियन टेरिटोरी में अंदर तक घुस आए। हाउ? सर्वेलेंस क्यों नहीं था वहाँ पे, हम मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे थे। चीज़ें जब खराब हो गई देन वी फॉट एंड देन उनको वापस पुश बैक किया। बट द पॉइंट इज सर्वेलेंस क्यों नहीं था। प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होता है, स्कर्मिशेस होता है, इलीगल ट्रेड होता है, स्मगलिंग होती है, हम इसको चेक क्यों नहीं कर पाते। ये जो चीज़ है ना, ये रूट कॉज है सारे बॉर्डर टेंशन का। सो इन व्यू ऑफ दिस गवर्नमेंट ने बोला कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी लाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, ड्रोन्स का यूज़ होगा, रोड्स डेवलप कर रहे हैं, डबल लेन बना रहे हैं रोड्स को, बहुत सारे ब्रिजेस भी हमने बनाए, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र में ब्रिजेस बनाए सो दैट हम क्विकली डिप्लॉय कर पाए फोर्सेस को, टैंक्स वगैरह भी उसमें जा पाए। तो मोटरेबल रोड भी बन रही है, गिनीज बुक में भी इसका नाम आया, डैमचौक रोड। देन बॉर्डर एरिया में हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 ईयर है, हम ट्रेडिशन, पार्किंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिस इंश्योर करा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात है, जैसे लद्दाख में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो फौज को वहाँ पे लड़ने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वेदर रेजिस्टेंस, वेदर इक्विप्ड। तो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी से एक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम भी बनाया है जो आर्मी और इनको दिया जाएगा, ताकि हिमालयन पीक में, इवन ग्लेशियर्स में भी, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी वो ऑपरेट कर पाए। तो दिस इज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। फिजियोलॉजिकल कंफर्ट, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो डीआरडीओ का भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस इज़ देयर बॉर्डर रोड्स एंड ब्रिजेस। अब इस पे एक सवाल है और वो सवाल है कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इट इज़ नॉट अबाउट फौज को भेज दिया, बट उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक्स भी चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, राशन चाहिए होगा, उनकी मेंटरिंग, साइकोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी ज़रूरत होगी, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क क्योंकि डिफ़िकल्ट टरेन होती है, हॉस्टाइल रिलेशंस हैं विद सम कंट्रीज। डिफ़िकल्ट टरेन है और हॉस्टिलिटी है, दीज आर द चैलेंजेस। तो बॉर्डर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप बताओ चैलेंजेस क्या हैं और स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। ये जो सवाल है ना GS3 का, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल बॉर्डर मैनेजमेंट से मिलता जुलता एक सवाल आया है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन रियली वेल, रीड इट केयरफुली,
collect all the learnings, connect it with the syllabus and start writing. When you start writing, time to time वापस प्रश्न को पढ़ना है ताकि राइटिंग कभी भी साइडवेज नहीं जाए. आंसर जो भी लिखो वो पूरा होलसम होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. हर पार्ट को एड्रेस करना जरूरी है. सो राइट इट डाउन. Then this is road bridges, Indianizing the legal system and Supreme Court views. अभी कुछ टाइम से ये बात चल रही है कि हमारी कोर्ट है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, ये एक्चुअली बहुत हद तक ब्रिटिशर्स जैसा है, वेस्टर्नाइज्ड है. तो हमारा जो लीगल सिस्टम है इसको इंडियनाइज, हमारा कल्चर, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग क्यों ना हम मॉडर्नाइज करें, इंडियनाइज करें. तो रमन्ना साहब ने अभी एक बात कहा था, इस पे अभी बहुत जल्दी हम डिटेल में बात करेंगे. बात यह है कि जो हमारा कल्चर, सोसाइटी, इंडियनाइजेशन करना ज़रूरी है. जैसे माय लॉर्ड कई बार कुछ जजेस बोलते हैं डोंट से दिस टेल्स की अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर बना हुआ है. सो इंडियनाइजिंग द लीगल सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट्स व्यू. So these many cases were reported. Cases are on rise. Biological E रैंप होगा. कोर्बेवैक्स आउटपुट 100 मिलियन डोज मंथ तक, फरवरी तक मिलेंगे. ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. जीआई टैग सॉट फॉर अपतनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट. जीआई टैग क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम पर्टिकुलर ज्योग्राफी से आइडेंटिफाई कर पाए तो उसको जीआई टैग बोलेंगे. जैसे तिरुपति के लड्डू, तो वो जीआई टैग हो गया. सैफरॉन का कि ये कश्मीर की है तो वो जीआई टैग हो गया. ऐसे जीआई टैग होते हैं. तो अरुणाचल में टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, अपतनी ट्राइब होती है, तो ये इस टेक्सटाइल प्रोडक्ट को जीआई टैग डिमांड कर रहे हैं. जीआई टैग से क्या होता है? वहाँ के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, रिकॉग्निशन है, इसमें बेनिफिट मिलता है. तो दिस इज देयर. अपतनी वीवर हैं जो जीरो में रहते हैं. दे आर लिविंग एट जीरो. हेडक्वार्टर लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट में. फैब्रिक बनाते हैं, जियोमेट्रिक जिगजैग पैटर्न का होता है, एंगुलर डिज़ाइन होती है. अपतनी ट्राइब का टेक्सटाइल, और इसकी जीआई टैगिंग की बात है. तो कम्युनिटी ने यहाँ पे बताया है, अपतनी कम्युनिटी टेक्सटाइल इनके कल्चर में भी है. शॉल्स भी बनाते हैं. इस शॉल्स को बोलते हैं जिग जीरो, जीलन और जैकेट्स. सुपुन तारी. तो ये जो है बड़ा यूनिक है और दैट इज़ वाई जीआई टैगिंग की इंपॉर्टेंट है. लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. आप जिस भी स्टेट से हो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स बताओ. जीआई टैग्स, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस लिस्ट, बिकॉज प्रीलिम्स में ना जीआई टैग अक्सर पूछा गया है कि जैसे कंधमाल हल्दी है, ये इसको जीआई टैग कहाँ मिला, लाइक दैट. ड्रोन्स टू मॉनिटर इलीगल लिकर मैन्युफैक्चरिंग इन बिहार में लिकर बैन है, ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग होगी. ये ड्रग है, दिस इज ऐसे टैबलेट है, ये टैबलेट कैप्सूल है फॉर दिस कोविड-19. लेट इंडियन म्यूजिक टेक फ्लाइट. मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है एविएशन एयरक्राफ्ट में इंडियन म्यूजिक प्ले हो सकता है. ओमिक्रॉन कैन डिसरप्ट हेल्थ सिस्टम. वाई? बिकॉज ऑफ स्केल अगर ह्यूज होगा, ह्यूज केसेस आने लग जाएंगे तो दिस कैन डिसरप्ट हेल्थ सिस्टम. रशियन कोर्ट शटडाउन ऑफ राइट ग्रुप है. इजराइल और सीरिया अगेन यहाँ पे फाइट हो रहा है. चाइनीज स्पेस स्टेशन और क्लोज आ गई थी एलोन मस्क सैटेलाइट, तो क्लोज शेव था. देन जिनीवा में यूएस रशिया टॉक्स होंगे. आरबीआई ने फ्लैग किया बैंक्स कैपिटल बफर नीड. लिक्विडिटी का, क्रेडिट का शॉर्टेज है. क्रेडिट ग्रोथ म्यूटेड है. पैंडेमिक अभी भी बना हुआ है, तो एसेट की क्वालिटी भी कम होती है. तो अगर बैंक कैपिटल डिटीरियोरेट ज़्यादा हो गया तो बैंक का हेल्थ भी डिटीरियोरेट होता है. बैंक फेलियर के भी एट टाइम्स चांसेस होते हैं. तो आरबीआई बिकॉज मॉनिटर है, आरबीआई सारी चीज़ें ध्यान रखता है बैंक की हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को. तो आरबीआई फ्लैग्स बैंक्स कैपिटल बफर नीड्स. बफर मतलब एक सेफ्टी का अपने बफर इतना है कि चीज़ें अगर गलत भी होती है तो यू हैव सम बफर. सेबी ट्वीक्स शेयर सेल नॉर्म्स फॉर आईपीओ. इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटीज सून होगा. इन्फ्लेशन से क्या होता है? आपने जैसे बॉन्ड्स लिए, बॉन्ड्स में बोला कि हर साल 5% आपको इस पे बेनिफिट आएगा, बट इन्फ्लेशन चल रही है 7%. तो ये बॉन्ड्स जो हैं ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया, बिकॉज आपको इनफैक्ट 2% का लॉस हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज हायर देन द रिटर्न्स. तो क्यों ना इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लाएं कि वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बॉन्ड का भी जो यील्ड है वो अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए, ऐसा बात होती है. देन रिलायंस में लीडरशिप ट्रांजिशन की बात है. टेक्सटाइल पीएलआई जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है. एयरलाइंस में अगेन प्रॉब्लम, कोविड-19, ट्रैफिक नहीं आ रहा है. जीडीपी इतने % ग्रो हो सकती है. लेट अस वेट एंड वॉच. ओमिक्रॉन का क्या ट्रेजेक्ट्री होता है वो डिटरमाइन करेगा.
इंडिया वापस अच्छा खेल रहा है एंड दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। बैंक फ्रॉड्स इतने हुए, कोविड इन कैपिटल, रुपी थोड़ा गेन हुआ, टैक्स रिटर्न्स कंटिन्यू। अभी क्या जल्दी रिटर्न्स आप जो फाइल कर रहे हो ना, तो जो रिफंड आना है वो प्रोसेस भी अभी स्पीड अप हो गई है। दिस इज गुड। लीथल स्पेल। देन ये बात है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये पूरा इंफोग्राफिक आई शेयर राइट अवे इन टेलीग्राम, इसको एक बार अच्छे से देखना। क्या होता है टेलीस्कोप? मतलब होता है दूरबीन, दूर की दूरबीन। दूरबीन अगर सतह अर्थ पे है तो वो बीच में एटमॉस्फेयर आ जाएगा, अच्छे से देख नहीं पाएगी। तो क्यों ना दूरबीन को हम अर्थ से बाहर रखें, एटमॉस्फेयर से बाहर रखें। तो हमने ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा L2 लैग्रेंज पॉइंट 2। अब ये ऐसा कुछ एक स्केल होता है, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एक ऐसा ऑर्बिट होता है कि इस ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड द सन, सन इधर है, अर्थ इधर है, अर्थ एंड सन, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों का एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है। तो इस जगह पे एनर्जी एफिशिएंसी भी आती है। ऑब्जर्वेटरी रिमेन स्टेबल पोजीशन, तो हम इस सारे पॉइंट को टारगेट करते हैं। तो हमने L2 एक सच पॉइंट है ऑर्बिट में, वो पॉइंट हमने टारगेट किया और टेलीस्कोप को हम वहां पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ एंड सन का बैलेंस आउट होगा और ये यहाँ पे स्टेबली प्लेस्ड रहेगी। तो एक चीज तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है, एक थी हब्बल टेलीस्कोप। तो हब्बल टेलीस्कोप का ही ये सक्सेसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये टेलीस्कोप अभी आएगी। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें कैसे सनशील्ड हो रहा है, लाइक दैट दिस एंड दैट, टेक्निकलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पर्पस। पर्पस क्या होगा कि ये जो टेलीस्कोप है ये जो यूनिवर्स है उसके एक्सप्लोरेशन में हमें हेल्प करेगी। यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग वगैरह, प्लैनेट्स कैसे हो रहे हैं, गैलेक्सी किस डायरेक्शन में जा रही है, इन सब चीज़ों का एक इसको क्लियर व्यू मिलेगा फ्रॉम स्पेस, और उसको वो ट्रांसमिट करेगी अर्थ में। सो हम एबल हो पाएंगे ज़्यादा बेटर पूरा दिस यूनिवर्स का देखने में। बाकी इसको मैं अभी शेयर करता हूँ, एक बार इसको क्विकली देख लेना। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बेसिक्स आते हैं कि इसका पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ होगी, कहाँ से इंस्टॉल किया गया, किसका सक्सेसर है, लाइक दैट। सो दिस इज एज ऑफ यूनिवर्स, बिलियंस ऑफ ईयर। तो ये इसको ट्राई करेगी फाइंड आउट करने का। अब जैसे कुछ फैक्ट्स हैं इसके, जैसे ये लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एरियान 5 रॉकेट से हुआ है। सो दिस इज दैट 29 डे का जर्नी होगा। अब ये पॉइंट है ना, सवाल इधर से आएगा, यहाँ इस पॉइंट पे इसको एस्टैब्लिश करना है, और सवाल ये आएगा कि इस पॉइंट की यूनिकनेस क्या है। तो यूनिकनेस ये है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ सन का यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है, तो ऑर्बिटल मोशन बड़ा स्टेबल रहेगा। तो ये टैगिंग होगा, दिस इज दैट। ये काफ़ी एडवांस्ड है टेलीस्कोप, तो इससे क्या होगा, फेंट सिग्नल्स भी जो डिस्टेंट स्टेलर ऑब्जेक्ट्स के हैं वो देख पाएगी। तो इसका डाया भी बड़ा है पुराने हब्बल से, मिरर्स वगैरह कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया है। सो दिस इज देयर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो दिस इज देयर देन अ लुक एट चिलीज हिस्ट्री, एंड दिस इज देयर क्विज जो है वो है एंजेला मर्कल जर्मनी के बारे में। तो आज के 2 सवाल थे। पहला सवाल है, हमें तैयार करना है बॉर्डर मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स टास्क है, चैलेंजेस स्ट्रैटेजीज बतानी है। दूसरा एक नोट प्रिपेयर करना है एनजीओ टॉपिक पे। ओके, सो दिस इज day 363, 2 more days to go, 29 December. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.